हेलो ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का डीएलएड 4 सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी लोगों को डीएलएड 4 सेमेस्टर की मैथमेटिक्स के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया था, जिसमें आप लोगों को बेलन तथा शंकु पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कराया गया था। और आज हम उसी क्रम में अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 13 आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले तो ये जानेंगे कि चैप्टर नंबर 13 का क्या नाम है, हमें इसमें किस किस टाइप के प्रश्नों को हल करना सीखना है। बस ये आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान आपका चैप्टर है। देखिए, चैप्टर का नाम है वर्ग समीकरण, जिसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वर्ग समीकरण x² = k के रूप वाले समीकरण का हल आपको सीखना है तथा ax² + bx + c का हल सीखना है गुणनखंड विधि से। तो दो टाइप के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है इस चैप्टर में। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आप सभी को पता है, और इन दोनों टाइप पर आप लोगों को लैंग्वेज वाले प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, बस आप पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए, हमारे चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण होती क्या है, उसकी परिभाषा हम पहले यहाँ पर जान लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर क्वेश्चनों को उठाते हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है, इसको हम वर्ग समीकरण भी बोलते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का जो उच्चतम घातांक हो वो आपका 2 हो, तो वह जो बहुपद है वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मान लीजिए जैसे x² = आपका 9 लिखा हो, तो आपके सामने जो ये समीकरण लिखी है, इसमें आप देखो वेरिएबल क्या है, आपका x है। तो इस वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए ये आपका क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा या द्विघात समीकरण होगी, या इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण बोलेंगे। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए आपका लिखा हो 4x² = आपका मान लीजिए 16 लिखा हो, तो ये आपकी कैसी इक्वेशन है, ये आपकी द्विघात समीकरण। क्यों द्विघात समीकरण, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी अधिकतम 2 है, ठीक है। और जब किसी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है तो अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको x के 2 मान मिलेंगे। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें x के 2 मान मिलते हैं, यानी वेरिएबल के 2 मूल मिलते हैं हमें, ये आप समझ सकते हो, या 2 शून्य मिलते हैं, ये समझ सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए इस टाइप की कोई इक्वेशन लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो ये मान लीजिए लिख रहे हैं आपके सामने 2x² प्लस का मान लीजिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 6xx प्लस यहाँ पर लिख दें हम 4, ठीक है, इक्वल टू 0। 2x² प्लस का 6x प्लस का 4 इक्वल टू 0, या आपकी भी एक क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसमें भी वेरिएबल की अधिकतम पावर कितनी है, आपकी 2 है। देखिए x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है, इसलिए इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो अब आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण होती क्या है। एक ऐसी समीकरण जिसमें वेरिएबल की अधिकतम पावर 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाती है। और किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने पर हमें x के 2 मान मिलते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है द्विघात समीकरण का। यहाँ पर हम सीखेंगे x² = k के रूप वाले समीकरण का हल पहले सीखेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग लगा सकते हो, x² = k के रूप वाले समीकरण का हल। ऐसे समीकरणों को कैसे हल करते हैं ना, समीकरण का हल। तो सबसे पहले टाइप से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टाइप को अच्छे तरीके से यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। जैसे क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखकर आ जाएगा, क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो पहली समीकरण आपको यहाँ पर दी गई है, क्या दी गई है, x² आपको दिया गया है 16। जब आपको इस टाइप की कोई समीकरण दी जाए x² = k के रूप वाली, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्गमूल ले लेना है। क्या ले लेना है, वर्गमूल ले लेना है। तो यहाँ पर लिखोगे दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो जब जैसे दोनों पक्षों में वर्गमूल लोगे तो ये आपका हो जाएगा √x² ये हो जाएगा √16। देखिए, अंडर से वही संख्या बाहर निकलती, मैंने बताया था, जो कि आपकी पूर्ण वर्ग हो या अंडर के अंदर 2 बार लिखी जाए। तो यहाँ पर देखिए, तो x² है, स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x आ जाएगा। यहाँ पर देखें तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। वर्गमूल से कोई भी संख्या बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ निकलती है। इसका मीन्स ये है कि यहाँ पर जो x का मान होगा, एक x का मान +4 होगा और दूसरा x का मान जो होगा वो आपका -4 होगा। इसका मतलब ये है। तो आप देख सकते हो
कि मैंने इस जब द्विघात समीकरण को हल किया तो हमें x के 2 मान मिले। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर x बराबर 4, x बराबर -4। तो मैंने भी आपको बताया था कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो x के हमें कितने मान मिलते हैं, 2 मान मिलते हैं। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण को हल करोगे तो 3 मान मिलेंगे, चतुर्घात समीकरण को हल करोगे तो 4 मान मिलेंगे। यदि कोई एक ऐसी इक्वेशन दी जाए जिसमें x की अधिकतम पावर 1 ही हो तो उसको हल करने पर x का सिर्फ 1 ही मान मिलेगा। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगली समीकरण आपको क्या दी गई है, अगली समीकरण आपको दी गई है भाई x² इक्वल टू आपको दिया गया है भाई 18। कितना दिया गया भाई, 18 दिया गया। अब आप कहोगे 18 तो भाई पूर्ण वर्ग है नहीं, लेकिन आपका काम क्या है, आप सबसे पहले दोनों पक्षों में वर्ग लेने पर, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल लिखा है, वर्गमूल लेने पर, वर्ग नहीं लिखिएगा भाई, वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल जैसे ही लेंगे दोनों पक्षों का तो ये आपका हो जाएगा √x², ये हो जाएगा √भाई 18। x² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, x18 का वर्गमूल निकालने के लिए आप सबसे पहले इसको लिखोगे 9 और गुणे में 2। तो देखिए 2 वर्गमूल से बाहर नहीं निकल सकता है, लेकिन यहाँ पर 9 निकल सकता है। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, आगे प्लस माइनस लगा दीजिए, और 2 नहीं निकलेगा तो उसको हम वर्गमूल चिन्ह के अंदर ही रखेंगे। x बराबर आपको मिल गया +-3√2। इसका मतलब एक x का मान प्लस का होगा 3√2, ठीक है, और एक x का जो मान होगा वो आपका माइनस का होगा, माइनस का 3√2। तो ये आपके x के 2 मान हो गए। इस तरीके से x² इक्वल टू k के रूप वाले समीकरण को हम हल करते हैं। एक क्वेश्चन और आपके सामने ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया जाए x² माइनस का 25 इक्वल टू 0। बोला जाए कि यहाँ पर x के कौन कौन से मान होंगे, तो आप क्या कहोगे, आप लिखोगे x² इक्वल टू भाई 25। तो लिखोगे वर्गमूल लेने पर, जब वर्गमूल लोगे तो ये जाएगा √x² और ये हो जाएगा √25। x² का वर्गमूल कितना हो जाएगा, x और 25 का कितना हो जाएगा, +-5। मैंने कहा ना वर्गमूल से कोई भी संख्या बाहर निकलती तो वो प्लस माइनस चिन्ह के साथ निकलती है। यानी एक x का मान हो जाएगा +5 और दूसरा हो जाएगा -5। x के 2 हल आ गए, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आई बात की नहीं है। चलिए अब इस टाइप पर हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखते हैं। x² इक्वल टू k के रूप वाले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज वाले प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए भाई इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उन क्वेश्चनों को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं चैप्टर का, टेंशन मत लीजिए, बस आप सारी क्लास को ध्यान से देखिए। तो अगला टाइप होगा हमारा x² इक्वल टू k के रूप वाले, ठीक है, साधारण वार्तिक प्रश्न, मतलब लैंग्वेज वाले प्रश्न। जब आपको लैंग्वेज के रूप में कोई क्वेश्चन दिया जाए, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, बोला जा रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की बात कही गई है, आपको पता है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वह आपका वर्ग कहलाता है। तो इन्होंने कहा कि एक वर्ग है, ठीक है, उस वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो आपको वर्ग की भुजा नहीं पता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि माना जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है आपकी भाई, माना जो वर्ग की भुजा है वो आपकी x सेंटीमीटर है। कितनी भाई, x सेंटीमीटर है। आपको दिया गया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको दिया गया है 64 वर्ग सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है क्या लिखोगे, चूंकि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। सूत्र पता होना चाहिए आपको। तो भुजा यहाँ पर कितनी भाई, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दिया गया भाई, 64, इधर लिख दोगे 64, ये आपका हो जाएगा। यह करके इसको ले सकते हो x² बराबर 64, इधर लिख दीजिए, चाहे इधर लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x² इक्वल टू आपको मिल गया 64। इस रूप की इक्वेशन हो गई। वही पुराना काम, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर, तो ये आपको हो जाएगा √x², ये हो जाएगा √64। तो x² अंडर से बाहर निकलेगा तो ये x हो जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है, +-8 होता है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर एक x का मान +8 मिला, एक x का मान -8 मिला, यानी हम यहाँ पर वर्ग की कौन सी भुजा लिखेंगे, प्लस का 8 की माइनस का 8। तो देखिए लंबाई कभी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम -8 को नहीं लिखेंगे। जो ये आपको 8 मिला है, x बराबर 8 सेंटीमीटर, ये वर्ग की क्या हो जाएगी भाई, भुजा हो जाएगी। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। -8 आपका नहीं होगा, क्योंकि दूरी या लंबाई कभी आपकी ऋणात्मक नहीं होती है। क्लियर इतनी बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए भाई। अगले क्वेश्चन में आपसे ये बोला जा रहा है भाई
एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है। एक वर्गाकार मैदान है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 121 वर्ग मीटर। तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप बोला गया है। एक वर्गाकार आपका मैदान है, ये मैंने वर्गाकार मैदान बना लिया। इन्होंने कहा कि वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना 121 वर्ग मीटर। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप वर्गाकार यहाँ पर मान लीजिए कि माना वर्गाकार मैदान की भुजा, वर्गाकार मैदान की भुजा मान लेता हूं मैं कि x मीटर है। कितनी भाई? x मीटर। क्यों मीटर क्यों माना? क्योंकि यहाँ पर आपको जो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया जा रहा है वो वर्ग मीटर दिया जा रहा है, मतलब मीटर में दिया जा रहा है, इसलिए हमने भुजा x मीटर मानी है। ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि जो क्षेत्रफल है वर्गाकार मैदान का वो 121 वर्ग मीटर है। कितना है? 121 वर्ग मीटर है। तो आप क्या कहोगे? आप जानते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, लिखोगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के नीचे आप लिख दोगे x का स्क्वायर, क्योंकि भुजा आपने x मानी, बराबर हो जाएगा 121। दोनों पक्षों में क्या करोगे? जब आपको ऐसी इक्वेशन मिलती है दोनों पक्षों में क्या करते हो? वर्गमूल लेते हो। तो यहाँ पर लिखोगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जब आप वर्गमूल लोगे तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट 121। एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा x हो जाएगा, 21 निकलेगा, प्लस माइनस 11 हो जाएगा। यानी x के दो मान मिले, पहला x का मान +11 और दूसरा -11। तो क्या लोगे भैया? प्लस का 11 लोगे, और मीटर में आपकी भुजा है तो यहाँ पर 11 मीटर हो जाएगा। मतलब उस वर्गाकार मैदान की जो भुजा हो जाएगी वो आपकी 11 मीटर हो जाएगी। परिमाप का मतलब पूरी माप, चारों भुजाओं की माप। तो यहाँ पर लिखोगे तब परिमाप आपको ज्ञात करना था। तो परिमाप क्या होता है भाई? 4 गुणे भुजा, 4 और गुणे भुजा कितना है भाई? 11 मीटर। आप गुणा कर दीजिए, 11 और 4 का गुणा कितना हो जाएगा? 44 मीटर। तो परिमाप कितना आ जाएगा भाई? 44 मीटर। बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलिए अब आप लोगों को आगे हम बढ़ते हैं और आप लोगों को एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो उसको भी हम सॉल्व करा देते हैं। आपकी SCERT बुक का ही है। ठीक है। मैं आप लोगों को इसीलिए अलग के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराता हूँ कि आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये लगना चाहिए कि ये हमारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि एक आयताकार बाघ की लंबाई, एक आयताकार बाघ है, ध्यान से देखिएगा, ये आयताकार एक बाघ है। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक आयताकार बाघ की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बोला जा रहा है कि जो लंबाई है वो आयताकार बाघ की लंबाई जो है वह चौड़ाई की क्या है भाई? 3 गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम किसको मान ले भाई? इसको मान ले, माना कि जो चौड़ाई है आयताकार बाघ की वो आपकी x मान लीजिए x मीटर है। कितनी भाई? x मीटर। मीटर क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि आगे दिया गया है कि यदि बाघ का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो, क्षेत्रफल वर्ग मीटर हो, तो बाघ की लंबाई कितनी होगी? तो मैं पहले मान लेता हूं कि माना चौड़ाई x मीटर, वर्ग आप पूरी बात लिखिएगा, माना आयताकार बाघ की जो चौड़ाई है वो आपकी x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी प्रश्नानुसार? तो लंबाई बोला जा रहा है कि चौड़ाई की 3 गुनी, चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई हो जाएगी भाई कितनी? 3x मीटर हो जाएगी। प्रश्नानुसार आपसे बात ये कही जा रही है कि जो आपका आयताकार बाघ है, ठीक है, उस आयताकार बाघ का जो क्षेत्रफल दिया गया है भाई, आयताकार बाघ का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर दिया गया। कितना दिया गया है? वर्ग मीटर। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई और गुणे में भाई चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल ये तो होता है, और ये हो गया 243। लंबाई आपकी कितनी है भाई? 3x है, और चौड़ाई कितनी है? x है, बराबर हो जाएगा 243। 3 और गुणे में x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 243। 3 इधर गुणे में है, x स्क्वायर किधर जाएगा? बटे में, यानी x स्क्वायर बराबर 243 बटे में 3। 3 एकम 3, 3 और 24, 3 एकम 3, 81 मिल गया। यानी x स्क्वायर बराबर हमें मिल गया 81। पुनः हमको इसी टाइप की इक्वेशन मिल गई x स्क्वायर इक्वल टू k के टाइप की। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर ये अंडर रूट x स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट 81। x स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा, 81 का प्लस माइनस भाई 9 हो जाएगा। लेकिन x का मान लेंगे कौन सा भाई? धनात्मक वाला। तो x बराबर 9 मीटर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x बराबर 9 मीटर। x क्या थी भाई? चौड़ाई थी। तो चौड़ाई हो जाएगी आपकी भाई, चौड़ाई आपकी हो जाएगी 9 मीटर। और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई जो थी वो चौड़ाई की 3 गुनी थी। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9 3 भाई 27 मीटर, यानी लंबाई आपकी हो जाएगी 27 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई? 9 मीटर।
क्लियर? बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया इसका? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड टाइप के क्वेश्चन की ओर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू के रूप वाले समीकरण के हल को सीख रहे थे। अब हम सीखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हल गुणनखंड विधि से। तो चलिए भाई देखते हैं, एक दो सवाल इसके भी बता देते हैं, फिर जो क्वेश्चन बचेंगे वो अगली क्लास में बता देंगे। मात्र 2 क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए कि वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण, वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का हल, इक्वल टू 0 का हल किस विधि से भाई? गुणनखंड विधि से। इसकी कई विधियां होती है लेकिन आपके सिलेबस में भी गुणनखंड विधि है। तो गुणनखंड विधि से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हल हम कैसे करेंगे, एक एक बात को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल लेकर। पहला उदाहरण है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0 को हल कीजिए, को हल कीजिए, ये प्रश्न में बोला जा रहा है। तो गुणनखंड विधि से आप कैसे इसको हल करोगे? सबसे पहला काम आपका ये है कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यहाँ पर देखें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है। 1 को लिखा नहीं जाता है। उस एक्स स्क्वायर के गुणांक को आप इधर जो अचर वाली संख्या होती है जो सी के स्थान पर होता है उसका आप गुणा करोगे। तो यहाँ पर गुणांक 1 है, 1 का गुणा 10 से हो जाएगा तो हो जाएगा 10, और 10 की आप ऐसे फैक्टर करोगे कि आपको बी के रूप में मिल जाए, मतलब 7 के रूप में मिल जाए। आपको पता है कि 2 पंची होता है 10, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिए 2x प्लस का 5x, तभी तो 7x बनेगा, और प्लस का 10 बराबर भाई 0। अब आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन ले लोगे, जो मिलेगा x मिल रहा है, दोनों में कॉमन x ले लिया, तो यहाँ पर 2x थे, 1x बच गया, प्लस का यहाँ से x कॉमन लिया तो 2 बच गया। इन दोनों में आप वैसा ही कॉमन लोगे कि यही ब्रैकेट आए, तो इन दोनों में अगर हम 5 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x प्लस 5 दूनी कितना होता है 10 बराबर 0। पद आपके प्लस माइनस से अलग होते हैं, तो एक ये, इन दोनों में देखा जाए तो हमें x प्लस 2 कॉमन मिला है, तो ब्रैकेट में बच जाएगा x प्लस का 5 और इक्वल टू में आपका हो जाएगा 0। जब 2 ब्रैकेट ऐसे मिल जाए तो इसका मीन्स ये होता है कि x प्लस 2 बराबर भी 0 हमको दिखाना है, और x प्लस 5 यानी इस ब्रैकेट को भी 0 के बराबर दिखाना है। तो यहाँ से x बराबर ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 जाएगा, x का एक ये मान हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, एक x का मान ये हो जाएगा। हमने कहा था कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हमें x के 2 मान मिलते हैं, x के 2 मान मिले, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप के द्विघात समीकरण को हल करना है गुणनखंडी विधि से। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी लोगों को तरीका एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हल कीजिए भाई, हल कीजिए। समीकरण आपको दी गई है, क्या समीकरण दी गई है? समीकरण आपको दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 बराबर 0। ये आपको एक समीकरण दी गई है। आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को हल करना है गुणनखंडी विधि से। मैंने कहा कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसको इस अचर संख्या से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, 1 का गुणा 6 से करेंगे 6 आएगा, 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पर आपको प्लस का 1 मिल जाए, क्योंकि x का गुणांक 1 है। तो आप जानते हो 3 दूनी कितना होता है 6, अगर 3 से 2 घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 बराबर 0। अगर आप माइनस 3x से प्लस का 2x घटाओगे तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का x है, इसलिए प्लस 3x से आप माइनस 2x घटाओगे। फिर इन दोनों में आप कॉमन ले लोगे, जो मिलेगा x, तो ये बच जाएगा x प्लस का 3। इन दोनों में आप माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो ये आपका बच जाएगा x और 2 3 कितना होता है 6। इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा x प्लस 3 और ब्रैकेट मिल जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। इसका मीन्स ये है कि x प्लस 3 को भी 0 बराबर दिखाएंगे तो x बराबर माइनस 3 मिल जाएगा, और जब x माइनस 2 यानी दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा। यही आपके इस इक्वेशन का हल हो जाएगा। तो बताइए कि आज की क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चन समझाए वो आप सभी को समझ में आए कि नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इस प्रश्नावली की जो भी क्वेश्चन अभी रह गए उनको मैं सॉल्व करा दूंगा, प्रश्नावली के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।